प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में। और जो टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले तालिबान से मुज़ाकरात आइन के तहत होंगे, कौमी सलामती कमेटी का फैसला, मुल्की सलामती मामले पर भी पीटीआई की सियासत, कमेटी के अहम इजलास से पीटीआई सेनेटर्स का बॉयकॉट कर दिया, क्या नून लीग एफआईए और नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करेगी, अहम मामला जानेंगे वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से। इसके अलावा बात करेंगे ऑपोजिशन को खौफ था, मैं जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लाना चाहता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं सोचा तक नहीं था नवंबर में किसको आर्मी चीफ लगाऊंगा। इमरान खान की वजाहतें, अमरीकी साजिश के बाद इसराइली कार्ड भी खेल दिया, इसराइल को तस्लीम करें, अमरीका के दबाव से मुतालिक इमरान खान का इंकशाफ, क्या सच क्या झूठ, ये कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में एक्सप्लोर करें। क्लास साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन ऑफ कोर्स आप स्टार्ट करेंगे तो प्लीज़। जी राना साहब से हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे शो में हैं और कुछ सवाल जवाब जो हैं आपसे कुछ होने चाहिए। डेफिनेटली ही इज़ होल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, और उनकी मेहरबानी के उन्होंने बगैर कोई इफ्स एंड बट्स के, एक होता है ना थोड़ा सा बाज़ दफ़ा कि क्या पूछना है, क्यों पूछना है, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, तो उन्होंने बगैर किसी इफ्स एंड बट्स के वो आए हैं शो में, उन्होंने टाइम दिया, वी आर ग्रेटफुल टू हिम। तो राना साहब से शुरू करते हैं। जी राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया सर, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया क्लासरा साहब। सर ये कैसा लग रहा है इंटीरियर मिनिस्टर ये बन के? अच्छी नौकरी है, अच्छा जॉब है, मुश्किल है, टेंशन है, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं ज़रा, हाउ आर यू फीलिंग सर? देखें, क्योंकि आपके इल्म भी है कि पंजाब जो है वो 65% पाकिस्तान है, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी लंबा अरसा जो है, क्योंकि लॉ और होम दोनों जो है वो मेरे पास थे, तो मैंने काम किया हुआ है, तो इसलिए कोई मेरे लिए कोई एज सच कोई बिल्कुल हटके कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। तो बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, और क्योंकि ये काफ़ी एक यानी सेंसिटिव जॉब है, बाकी जगहों पे तो आप जो है वो थोड़ा जो है वो तसाहल भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो फौरी आपको एक्ट भी करना होता है, फ़ैसला भी करना होता है, और फिर हर वो फ़ैसला जो आप करेंगे अगर वो सही हो जाएगा तो उसका क्रेडिट जो है वो पूरी गवर्नमेंट को जाएगा, और अगर गलत हुआ तो ज़िम्मेदार आप अकेले ही ठहराए जाएंगे। वेरी ट्रू। तो इसलिए ये एक यानी इस तरह की जिम्मेदारी है, तो बहरहाल कोशिश अच्छा, आपका नाम जो है वो पहली दफ़ा जरदारी साहब ने दिया था कि जी इनको इंटीरियर मिनिस्टर बनाना है। मैंने आपकी पार्टी ने इसको डाइजेस्ट कर लिया था कि राना सनाउल्लाह साहब की इतनी बड़ी हमने पोजीशन देनी है, या जरदारी साहब ने अनाउंस कर दिया लिहाजा उनकी मर्जी उसमें शामिल होगी, या पार्टी के अंदर भी कुछ उसमें रेजिस्टेंस थी कि जरदारी साहब क्यों नाम दे रहे हैं? और जरदारी साहब की आपसे इतनी मोहब्बत की वजह क्या थी सर कि आपको उन्होंने पहले दिन से अभी हुकूमत बदली नहीं थी, वो पहले से कह रहे थे कि मेरे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो राना सनाउल्लाह साहब होंगे? ये कोई पुरानी दोस्ती है सर? नहीं, पार्टी में ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो, और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब, वो पहले दिन से थी, और यही था कि अगर ये ज़िम्मेदारी जो है वो हमें मिली तो उसमें ये ज़िम्मेदारी जो है वो मेरे सुपुर्द होगी या इसको मैं निभाऊँगा। तो इस बारे में ये बात पार्टी में पहले से और मियां शहबाज शरीफ साहब के ज़हन में पहले से मौजूद थी, और उन्हीं से जो है वो आप ये कह लें कि जरदारी साहब ने जो है वो समझा या महसूस किया, तो फिर उन्होंने जिस दिन उन्होंने यानी ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि अब हम जो है वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे भी जो है वो मुबारकबाद दी। तो ये इस तरह से बात उस दिन हुई थी, लेकिन इससे पहले जो है ये मुतअद्दिद बार ये बात हो चुकी थी। राइट सर। अरे सर आमिर साहब ये भी पूछेंगे, लेकिन शुरू करते हैं। आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक बड़ा अहम इजलास था, और कुछ जो खबरें आ रही हैं, कोई बज़वर्ड आ रहा है, कोई पीटीआई के दोस्त भी हैं, ट्वीट्स भी हो रहे हैं कि शायद कि दोबारा से अमेरिकन जो है ना वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको बेसिस दे, और जो उसमें अलकायदा है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में,
तो उस पर तालिबान भी कुछ ये पाकिस्तान से चाह रहे हैं कि अगर कुछ इस तरह की सपोर्ट मिल सकती है कि अलकायदा को वहाँ बीट करने के लिए पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान की एक यहाँ कोलेशन को सपोर्ट बनाई जाए। तो ये सारे फैसले करने के लिए आज यहाँ पर आपका इजलास हुआ था, जो अब तक की खबरें आ रही हैं। तो थोड़ा सा हमें कोई इस पर ब्रीफ करेंगे कि आज का मौजू क्या था, क्या डिटेल्स थी, और वाकई ये बात इसमें ठीक है कि अमेरिकन आपसे अड्डे मांग रहे हैं और तालिबान भी शायद किसी हद तक विलिंग हैं कि ठीक है अलकायदा के साथ ये फ़ाइट करने के लिए हमारे पास कोई वो नहीं इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आप अमेरिकन को अलाउ करें। देखिए, आज की जो मीटिंग है उसमें एक तो ब्रीफिंग थी और जनरल फैज़ साहब ने जो कोर कमांडर हैं पेशावर के, तो उन्होंने ब्रीफिंग दी, बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव थी जी और बड़ी डिटेल में थी। और उन्होंने जहाँ से ये मामला शुरू हुआ, यानी पिछले 20-30 साल को उन्होंने पूरी तरह से जो है वो कवर करके वो आज तक लेके आए कि कहाँ कहाँ पे जो है वो कौन कौन से फैसले दुरुस्त थे, कौन से जो है वो दुरुस्त नहीं थे। तो इसमें किसी जगह पे भी ना अलकायदा का और ना ही अमेरिका का और ना ही अड्डों के लेने देने का तो कोई जिक्र नहीं आया जी। ये खबरें तो बिल्कुल गलत हैं। हाँ, इसमें जो एक 1 पॉइंट एजेंडा कह लें या जिसके ऊपर आके उन्होंने कंक्लूड किया, तो उन्होंने इस बात पे कंक्लूड किया कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो TTP है, तो वो जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है या उनकी इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि वो न सिर्फ बात करने को तैयार हैं बल्कि उस अंदाज में बात करने को तैयार हैं कि जिसमें अपर हैंड जो है वो पाकिस्तान का होगा। तो ये उनका ख्याल था कि इस बारे में पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए और पॉलिटिकल लीडरशिप की गाइडेंस होनी चाहिए, पार्लियामेंट की गाइडेंस होनी चाहिए। तो इस बारे में उन्होंने जब अपनी जो है वो ब्रीफिंग जो है उसको उन्होंने कंक्लूड किया, तो उसके बाद उनकी तरफ से कोई राय नहीं थी, बल्कि उन्होंने हाउस को इसके ऊपर जो है वो दावत दी कि अपनी राय का इज़हार किया जाए। आर्मी चीफ़ ने इस बारे में जो है वो अपने अंदाज से उसकी वजाहत की, DGI ने जो है वो बात की। तो उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से बात आई, वो उसमें कंसेंसस जो बना वो ये था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए और इसके बगैर तो कोई बात भी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। चीज़ें मैदान में, फील्ड में जितनी देर मर्ज़ी जो है वो होती रहें, जारी रहें, लेकिन बिल आखिर जो है वो दुनिया की मुख्तलिफ़ जंगों की, अपना तहरीकों की जो है वो मिलिटेंसी की मिसालें दी गई कि बिल आखिर बात जो है वो टेबल पे आके ही जो है वो तय होती है। तो इसकी सब ने आलमोस्ट कंसेंसस था, लेकिन ये बात कंक्लूड हुई कि ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जी। कोई मुतालबा, कोई ऐसा मामला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से हट के हो, ना वो उस पर बात होनी चाहिए, ना उसको तस्लीम होना चाहिए। ये राना साहब, इसमें बड़ी अच्छी बात है कि ये पार्लियामान की सुप्रीमेसी कायम हुई है और फौजी क़यादत ने आके आप लोगों को ब्रीफ किया है। दो इस पर सवाल हैं। एक तो ये कि ये पहले जो बातचीत हो रही थी उसके अंदर पार्लियामान को और यहाँ तक भी तासुर आया कि गवर्नमेंट ऑफ द डे को भी उतना लूप में नहीं लिया गया, यहाँ तक कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब को ट्वीट करनी पड़ी कि इस तरह की बातचीत भी पार्लियामान की मर्ज़ी के बगैर और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की मर्ज़ी के बगैर नहीं होनी चाहिए थी। पहली बात कि ये लिटिल लेटर इन द डे ये पार्लियामान के पास आए। दूसरा कि इस वक्त पार्लियामान की एक अनयूजुअल सिचुएशन है कि एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी कह लें, वो पार्लियामान से यहाँ पे नेशनल असम्बली से रिज़ाइन करके बाहर है। तो ये एक इस तरह के मामलात पे अच्छी बात होती है कि कंसेंसस हो और सारी पार्टी शमूलियत हो, तो वो भी एक अनयूजुअल सिचुएशन है। उससे आपका क्या ख्याल है कि इस पर कोई फ़र्क पड़ता है, इतने बड़े मेजर फैसले में से एक पार्टी का बीच में हिस्सेदार ना होना? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आज उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें इजाज़त दी जाए, लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले भी तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो तय होती हैं। अगर मेरी आपसे गुफ्तगू होनी है तो उस गुफ्तगू से पहले
इस बात के ऊपर तो बात होगी ना कि गुफ्तगू होनी है या नहीं होनी। तो जो जनरल फैज़ साहब ने ब्रीफ किया तो वो तो यही किया कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि ये बात हो सकती है, तो दैट इज़ वाई कि हम ये चाहते हैं कि आपसे गाइडेंस और आपकी इसके ऊपर जो है वो राय ली जाए। उनकी ब्रीफिंग से ये तसर बिल्कुल नहीं उभरा कि जी वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं और अब आके जो है वो इजाज़त लेने आ गए हैं। दूसरा, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि कोई पर्सनैलिटी या कोई पार्टी जो है, तो पार्टियाँ तो बहुत सारी हैं जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं। तो जो पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर हैं और इस वक्त आलमोस्ट तकरीबन हर सूबे से रिप्रेजेंटेशन थी, हर सूबे से एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा सियासी जमातें जो उस सूबे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन ये बात वहाँ पे हुई है कि वो लोग जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है लेकिन उनका एक मकाम है या वो पब्लिक ओपिनियन को जो है वो भी अट्रैक्ट करते हैं या पब्लिक ओपिनियन के ऊपर उनका भी एक असर है, तो उनको भी जो है वो इंगेज किया जाए। उसका फिर तरीक़ाकार जो है वो अलहदा होगा और मेरा ख्याल है कि वो ज़िम्मेदारी जो है वो फिर हुकूमत की होगी कि हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जो पॉलिटिकल कुव्वतें हैं उनको जो है वो इत्मीनान मिले। आपने राना साहब जनरल फैज़ साहब की बात की, ब्रीफिंग दी उन्होंने बड़ी कम्प्रीहेंसिव और आपने उनको अप्रिशिएट किया। आज जब वहाँ पे आप उनसे ब्रीफिंग ले रहे थे, सारी गुफ्तगू हो रही थी, उसी वक्त इमरान खान साहब जो हैं यहाँ पे मकामी होटल में रजीम चेंज कंस्पिरेसी पे एक सेमिनार था, उसमें खिताब कर रहे थे और खुरम दस्तगीर साहब के एक इंटरव्यू का हवाला दे रहे थे जिसमें खुरम दस्तगीर साहब ने कहा था कि नवंबर में अगर उनको ना हटाते, अगर उनको चेंजेस इमरान खान साहब को ना हटाते तो उन्होंने लेकर आना था अपने मर्जी का जनरल। उनका रेफरेंस भी इन्हीं की तरफ था, जनरल फैज़ की तरफ। और अगर हम इनको ना हटाते, जनरल फैज़ आर्मी चीफ लग जाते तो फिर 10-15 साल के लिए खान साहब ने बैठना था और उन्होंने सारा कुछ करना था और हम लोगों ने जेल में होना था। तो खान साहब ने आज उन्होंने कसमें खा कर कहा है, खुदा को हाजिर नाज़िर करके, मेरे जहन में जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाने के हवाले से कभी कोई जहन में भी नहीं आया। तो आपने मतलब आपकी पार्टी ने जो उन्हें खुरम साहब ने ये बात की है, ये पूरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसलिए हटाया गया इमरान खान साहब को ताकि नए आर्मी चीफ ना लगा सकें और फिर कल को आपके केसेस और मुकदमे जो हैं वो ना आके प्रलांग हों, या उनकी ज़ाती राय थी और इमरान खान साहब ने उस पर रिएक्शन किया, आप उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, वो कहते हैं कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो जी। अब आप देखें कि इन्होंने किस तरह से जो है वो जनरल फैज़ का जिक्र करके, तो यानी कोई एम्बैरस किसी को करने की भी कोई हद होती है। यानी अगर ये बात की थी खुर्रम दस्तगीर साहब ने, तो हालांकि बात तो उन्होंने अपनी एक टॉक शो में बात की, उनकी ज़ाती बात है, उनकी ज़ाती राय है, तो ये अगर उसके ऊपर तबसरा करना चाहते तो जिस तरह से खुर्रम दस्तगीर साहब ने बग़ैर नाम लिए बात की और उन्होंने कहा कि जी वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते थे, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म होगा जब ये मरहला होगा या जब ये मरहला होता रहा है, तो उस वज़ीर-ए-आज़म की अपनी मर्ज़ी, उसकी अपनी सवाबदीद वो शामिल होती है। तो इसने अगर बात करनी थी तो ये भी इसी तरह से कर लेते कि जी मैं अपनी मर्ज़ी का, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगाना था, मैंने मेरिट पे लगाना था, मैंने इस तरह से करना था। यानी इस तरह से लोगों को एम्बैरस करना, यही कुछ इसने जो है वो नवंबर 2021 में किया था जब उनकी जो है वो पोस्टिंग का मामला हुआ था। उस वक्त भी इन्होंने उसकी पोजीशन को जो है वो अदारे में भी और अदरवाइज़ भी जो है वो बहुत कंप्रोमाइज़ किया और उस वजह से भी उस वक्त जो है वो एक तमाशा लगा। राना साहब, तो ये आप देख लें कि ये किस किस्म का बंदा है जिसको इस मुल्क और इस कौम पे मुसल्लत कर दिया गया। यानी इसका लेवल देखें, इसकी अकल, इसकी समझ देखें, और ये कितनी बदकिस्मती से इस मुल्क और कौम की कि ये आदमी 3.5 पौने 4 साल इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा है। मैंने वैसे राना साहब बड़ी आपकी बात ये जो है ना थोड़ा सा आयरनी भी है, थोड़ी सी महसूस भी हुआ हूँ। आपने जो कहा कि फैज़ साहब, जनरल फैज़ के तल्लिक जिस तरीके से बात की, तो आयरनी ये है कि कुछ अर्से पहले तक फैज़ साहब के मतलब आपकी पार्टी से भी जिस तरीके से बात होती थी, नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, जलसों के अंदर नाम ले ले के इनका ज़िक्र होता था, तो आज वो एक आयरनी थी कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि उनको एम्बैरस किया गया।
तो मैं जानना चाह रहा था कि जब वो आए और उस माजी के बैकग्राउंड में कोई केमिस्ट्री आपकी जनरल फैज साहब के साथ समझ आती है कि अब वो पेशावर में हैं, वो डील कर रहे थे तो उनको ये करना था, तो केमिस्ट्री एक नॉर्मल थी? नहीं, देखें, मामला ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की, तो क्या हम गलत कहते हैं? अब ये बात हम जलसे में करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, इस बात से तो कोई इनकार मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। ये तो एक खुली हकीकत है। और हम ये कहते रहे कि ये सिलेक्टेड है, इसको मुसल्लत किया है इस मुल्क और कौम के ऊपर, और उसका नतीजा फिर सब ने देख लिया कि किस तरह से इसने भट्ठा बिठाया है मुल्क और कौम का। यानी मुल्क को किसी जो है वो पंजाबी में कहते हैं कि किसे पासे जोगा नहीं छड़िया। इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है और अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया है, और जो अपना था वो यानी फॉरेन जो डिप्लोमेटिक जो एक मुल्क का तशख्खुस होता है उसका भट्ठा बिठा दिया है। और अब जो है वो अमेरिका के साथ पहले साजिश का ड्रामा चला रहा था, अब ये खुर्रम दस्तगीर के बयान के ऊपर आ गया है कि जी ये तो इस वजह से मुझे हटाना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, देखें, हमने अगर ये बात की है, अगर आप 90 की दिहाई की बात करें कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की उस वक्त, तो वो बात तो अब किताबों में लिखी जा चुकी है। तो इसी तरह से 18 में जो मुदाखलत हुई है वो बात तो आप देखेंगे कि और दो साल 3 साल तक वो भी किताबों में जो है उसका जिक्र आ जाएगा। राना साहब, और वो एक हकीकत है, उसका गिला हम करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। अच्छा, बड़ी इसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कोई थोड़ी सी कोई इस एग्जांपल दें। अब हमारे जैसे लोग इसमें वो फंस कर रह गए क्रॉस फायरिंग में, आपके और इमरान खान साहब या पहले जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में। आप लोग आ जाएँ, इलेक्ट होकर आ जाएँ तो वो कहते हैं ये सिलेक्टेड हैं, इनको लेकर आए हैं। इमरान खान साहब आ जाए तो आप कहते हैं नहीं जनाब इनको एस्टेब्लिशमेंट थी, उनके लाडले थे, वो इनको सेलेक्ट करके ले आते हैं। आप लोग अगर आ जाएं पावर में, आपको ले आएँ तो वो ठीक है, इमरान खान साहब को ले आएँ तो भी ठीक है, इलेक्शन भी ठीक है, फिर आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी ठीक है। आपकी जगह किसी और को बिठा दिया जाए तो आप कहते हैं नहीं जिन लोगों ने गलत किया। तो आखिर के ये कहाँ पे इसका एंड होगा कि आप भी वहीं की तरफ देखते हैं, इमरान खान साहब भी देखते हैं, जरदारी साहब भी उसकी तरफ देखते हैं, फिर बाद में उनको गालियाँ भी पड़ती हैं, तीनों मिलकर गालियाँ भी देते हैं उनको कि आपकी वजह से मुल्क नहीं चल रहा, आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। उनको कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहें, सेलेक्ट इलेक्ट करने से दूर रहें, और उनके उसके फेवर के बगैर आप लोग पावर में आ भी नहीं सकते। सर देखिए कलासरा साहब, इस बात का तो बिल्कुल फैसला आप ही कर दें कि हम ये कहते रहे हैं कि आप सियासत से दूर रहें, हम ये कहते रहे हैं कि आप सियासी मुदाखलत ना करें, और आज कौन कह रहा है कि आप सियासी मुदाखलत करें? कौन कह रहा है कि जी आप जो है वो इलेक्शन करवा के दें? कौन कह रहा है कि जी सियासी मुदाखलत जो है वो बड़ी ज़रूरी है, अगर आप न्यूट्रल है तो मुल्क तबाह हो जाएगा? तो बस इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि कब मुदाखलत होती रही और कब नहीं हो रही। अच्छा, जब हो रही थी जी तो उसकी भी निशानदेही हो रही थी, आज नहीं हो रही उसकी भी निशानदेही हो रही है। एक सवाल, बार बार उनको कहा जा रहा है कि आप मुदाखलत क्यों नहीं कर रहे। जी एक सवाल सर आपके लिए छोड़ कर जाना है, ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक सवाल छोड़ कर जाते हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब की राय तो हमारे सामने आ गई है कि जनाब के ये क्यों ये हुकूमत हमने इमरान खान साहब की हमने वो गिराई है क्योंकि नवंबर में अपना आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे। आपसे पूछना चाहेंगे एज ए इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर कि आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों गिराई गई थी? ये ब्रेक मेरा ख्याल है लेनी है सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, तो कुछ सवाल अभी बाकी हैं आपके साथ। मेरा ख्याल ब्रेक पे जाएंगे और इसके बाद राना साहब से सवाल लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले क्लासेस साहब आपने सवाल किया था, राना साहब हमारे साथ है सर, आवाज आ रही है आपको? सनाउल्लाह साहब से जी आ रही है सर। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे क्वेश्चन किया था कि खुर्रम दस्तगीर साहब का तो ये हमने सुन लिया, उन्होंने कहा जनाब के अगर नवंबर में आर्मी चीफ नया लगना था तो उसी की वजह से सब कुछ हुआ। आपकी क्या ओपिनियन है सर, ये किस वजह से हुआ? अगर जनरल साहब की वजह से हुआ, फैज साहब की वजह से हुआ, या कुछ और आपका रीजनिंग थी जिसकी वजह से खान साहब को हटाया गया है? वो तो कह रहे हैं कि अमेरिकन साजिश थी। नहीं, देखिए, खान साहब को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खान साहब को हटाया गया है, वो तो कह रहे हैं कि अमेरिकन साजिश थी। वो तो कह रहे हैं कि अमेरिकन साजिश थी। वो तो कह रहे हैं कि अमेरिकन साजिश थी।
नहीं देखिए, अब अमेरिकन साजिश से तो वो खुद ही पीछे हट गए हैं और अब उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान को जो है वो अपना माटो बना लिया है और अब वो यही कह रहे हैं कि देखिए जी ये मैं आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहता था और फलां साहब को लगाना चाहता था, अगर उनको मैं लगा लेता तो फिर पता नहीं अगले 10 साल जो है वो फिर क्या होना था। वो भाई अगले 10 साल किस तरह से होना था? को क्या किसी आर्मी चीफ का टेन्योर जो है वो 10 साल का होता है? तो ये ऐसे खामखा लोगों को एम्बेरस करने वाली बात है। जो इनके मुंह में आता है, जो इनके यानी जेहन में आता है, वो उसी तरह से जो है वो ऊल फलूल जो है ये बात कर देते हैं, कोई सोचते ही नहीं है। तो जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इन्होंने हमने किस तरह से ये फ़ैसला किया, देखें क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब, किसी ने इस तरह से कभी सवाल भी नहीं किया और अब आपने जब किया तो मैं आपको बिल्कुल हकीकत जो है ना, अब मुझे नहीं पता कि वो बात किस तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन मैं ये आपको आपके सामने रख देता हूँ कि जब नवंबर में जो है ये मामला ख़राब हुआ और उसके बाद फिर तैनाती हुई, तो उस माहौल को सारे ही जो है वो असेस कर रहे थे कि इसमें जो है वो शायद कोई अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हुआ होगा। अच्छा, उससे पहले जो पीडीएम है, पीडीएम में एक टसल जो है वो चल रही थी। वो टसल ये थी कि पीएमएलएन और जेयूआईएफ जो है वो हम इस बात पे थे कि जी इस्तीफ़े दें, और हम पीपल्स पार्टी को हर तरह से कायल करने की कोशिश करते थे कि जनाब इस्तीफ़े दें, इस्तीफ़े देने से ये हो जाएगा, इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, हमें फ्रेश इलेक्शन मिल जाएगा। जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा से हमें ये इस बात पे कायल करती थी कि जी नहीं, आप अदम एतमाद जो है वो हमें करना चाहिए, हमें पहले अदम एतमाद की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये 2021 में ये मामला जो है ये काफ़ी टेंस हुआ, इसके ऊपर उनके साथ फिर हमारा झगड़ा भी हुआ और झगड़े के बाद फिर दोबारा सुलह भी हुई और बात अपने अपने मौके पर है। हम इस मौके पर रहे पे नहीं जी आप इस्तीफ़े दें, और वो इस बात पे नहीं जी हमें अदम एतमाद करना चाहिए। अच्छा, हमारा उस वक्त आर्गूमेंट ये होता था कि जी अदम एतमाद कैसे करेंगे? अदम एतमाद जो है वो जब तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होगी उस वक्त तक अदम एतमाद नहीं हो सकता। इस बात को वो भी मानते थे। अब हुआ ये कि जब ये नवंबर की तब्दीली के बाद जब नई क़यादत आई दिसंबर में, तो दिसंबर में जो इनके मुनहरिफ अराकीन हैं उनमें से कोई एक दो आदमी मिले और उन्होंने मिल के पूछा कि जी अब हमें हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ ये हो रहा है। अब ये जो लोग थे अराकीन पीटीआई के, वो को अब तो हमारे साथ शामिल नहीं ना हुए। ये लोग तो पिछले 1.5 साल से जो है वो इनके ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, हाउस के अंदर कर रहे थे, बाहर कर रहे थे और लॉबी भी कर रहे थे। हमें ये कह रहे थे कि जी आप कुछ नहीं कर रहे, देखें ये तबाही कर देगा, ये कर देगा। तो जब उन्होंने बात की वहाँ पे, तो वहाँ से जवाब ये आया कि जी ये हमारा काम नहीं है कि हम आपको बताएं कि आपने क्या करना है, आप सियासत करते हैं, आप जो आपको सूट करता है आप करें। अच्छा, उसके बाद एक सियासी जमात जो कि इनकी इत्तेहादी जमात थी, उसके जो सरबराह हैं वो गए, उन्होंने भी जाके वहाँ से कोई गाइडेंस है वो सीख करने की कोशिश की, तो उनको भी यही जवाब मिला। वहाँ से जो है ना ये बात फिर शुरू हुई। पीपल्स पार्टी ने फिर बात करनी शुरू की कि देखें जी वो एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ और लोग भी गए, उनको भी यही जवाब मिला। तो ये बात चलते चलते कोई दिसंबर से लेके जनवरी के आखिर तक ये बात जो है ना वो टॉक ऑफ टाउन बन गई कि यार ये मामला तो इस तरह से है। अब फरवरी में लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, हमें भी यकीन नहीं आ रहा था। हम भी ये कह रहे थे कि नहीं जी नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, आप अदम एतमाद में हमें ले जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है ये इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में जो है वो फ़ैसला अदरवाइज़ हो जाए तो फिर हम इसमें जो है वो ख़ार होंगे। तो बाद में फिर कुछ लोगों को भेजा गया कि जी आप जाके वहाँ पे कहें कि जी हम अब फ़ैसला करने पे हैं और अगर हमने फ़ैसला कर लिया तो फिर बाद में फिर हमें जो है ना वो आप ना कहिएगा कि अब ऐसे नहीं ऐसे करें। तो आगे से जवाब यही मिला कि जी ये इंस्टीट्यूशन का फ़ैसला है, हम इस बात से पीछे हट गए हैं,
हमने ये आपको नहीं बताना कि आपने क्या करना, आपका जो दिल चाहता है आप करें। आप अपने सियासी फैसले अपने सियासी जो है वो मकासद और अपने मफादात के मुताबिक करें। आप हमसे ये बात जो है, आप ठीक है आप रिक्वेस्ट करते हैं और हमें जो है वो आपको मिलने के लिए टाइम देना पड़ता है, आपको इज़्ज़त भी हम देते हैं, लेकिन आप इस मकसद के लिए जो है ना वो आप हमसे जो है वो आप बेशक रब्ता ना करें। साहब आप बिल्कुल उसके बाद फिर जो है ये बात इत्तेहादी जमातों से फरवरी में ये तय हो गई थी कि भाई ये बात दुरुस्त मालूम होती है, तो लिहाजा इत्तेहादी जमातें फरवरी से हमारे साथ कमिटेड थी कि आप अदम एतमाद जो है वो मूव करें, हम आपका साथ देंगे। वो इनके साथ पहले से पूरी तरह से इनसे नाराज़ थी। वो कहती थी कि ये किसी की इज्जत नहीं करता, ये किसी को मिलता नहीं है और ये हमें जो है वो किसी मामले में एतमाद भी नहीं देता। आपने वो बड़ा पहले से इनके जो है वो ख़राब आपने तफसील से बता लिया। फिर तो इमरान खान की बात समझ में आती है। अगर आप अपने डेलीगेशंस भेज रहे थे, अपने बंदे भेज रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, खुफिया हो रही थी, डेफिनेटली सामने नहीं आ रही थी। नवाज शरीफ साहब का अपना एक उसका नैरेटिव था, वोट को इज्जत दो, हम खुफिया मुलाकातें नहीं करेंगे। मरियम साहबा का भी था। तो आपने तो ब्रीच किया उसको। अगर अपने लोग आप भेज रहे थे आर्मी के पास या ISI के पास ये पूछने के लिए कि आप इमरान खान के साथ हैं नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम मूव करें। आप ये नहीं समझते कि आपने भी अपने डेमोक्रेटिक एक जो क्रेडेंशियल्स से जो दावे थे कि हम जी जनाब के उससे फ़ौज को हम उसमें आगे ड्रैग नहीं करेंगे, तो आपको पूछने की क्या ज़रूरत थी? आप फिर खुद करते। फिर तो इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि न्यूट्रल को न्यूट्रलाइज तो आपने किया है। फिर ये आपने जो यानी अखज़ किया है ये बिल्कुल गलत है। हमने किसी को नहीं भेजा, ना हम खुद गए, ना हमने कभी उनसे पूछा, ना हमने कभी किसी को कहा कि आप जाएं और जाके पूछें। ये वही लोग थे जो पहले भी जाते थे और पहले भी उनसे पूछ के फैसले करते थे या नहीं करते थे, ये उनको मालूम होगा। लेकिन ये वही लोग हैं जो जाके पहले भी मिलते थे, उसके बाद भी जाके मिले। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की खबरें, उसके बाद आपको याद होगा उनकी मेरे शाहिद खकान अब्बासी साहब की मुलाकात हुई, हसन इकबाल साहब नहीं, वो गलत है। ये सारी गलत है राना साहब, ऑन रिकॉर्ड गलत है। नहीं वो ना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने अदम एतमाद की तहरीक मूव करने के लिए, जी बिल्कुल अदम एतमाद की तहरीक मूव करने के लिए हमने ना किसी से पूछा, ना किसी ने हमें कहा, ना हमें किसी ने इजाजत दी, ना हमने किसी से इजाजत कह रहे थे कि आपने ये लोग जो है सुन ले ना। नहीं हम नहीं बात ये है कि हम, आप मुझे बताएं ना, मिसाल के तौर पे ये इत्तेहादी जमातें हैं, इनको हमने कैसे भेजना था? मामला ये उनका रूटीन था, वो रूटीन में जाती थी, आती थी, बात करती थी। लेकिन जब एक बात जो है वो बात बदल गई और वहाँ से किसी किस्म का मुतालबा या किसी किस्म की गाइडेंस जो है उसकी जगह पे ये मिला कि जी आप अपनी मर्ज़ी करें, आप अपना सियासी फैसला खुद जो मुनासिब समझते हैं करें, तो ये बात जो है ये हम तक पहुँची और हम तक पहुँचाने वाले जरदारी साहब हैं। पीपल्स पार्टी ने हम तक पहुँचाई कि जी आप जो बात करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी तो अदम एतमाद होगा, तो हमारा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, तो आप इत्तेहादी जमातों से अब हम बात करते हैं, आप भी बात करें और हमें मूव करनी चाहिए। हमने अपने तौर पे ये ज़रूर तसल्ली की कि क्या इस बात में कोई दमखम है। जब हमने समझा कि दमखम है तो हमने कहा कि जी ठीक है, हम हाजिर हैं, आप मुतालबा आपका है, स्ट्रेटजी आपकी है, वरना हम तो अदम एतमाद के हक़ में नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो आप जो है ये अपना जो है वो करके देख लें। तो वो जब हुआ तो उसके बाद आप देखें इत्तेहादी जमातों के वोटों से जो PTI है उसके कौमी असम्बली में कोई 155-156 वोट हैं। तीनों जमातों के अपना PMLN, JJIF और पीपल्स पार्टी, इनके भी इतने ही वोट हैं 156। उन्हीं इत्तेहादी जमातों के वोटों से हुकूमत बनी PTI की, उन्हीं इत्तेहादी जमातों के से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं मियाँ शहबाज शरीफ। ये भी तो आप फ़र्क देखें ना। अब ये इत्तेहादी जमातें जो हैं, आप मुझे बताएं कि ये इत्तेहादी जमातें जो हैं ये अगर मुतमईन रहती इमरान खान से और इमरान खान साहब इनको एक सियासी पार्टनर के तौर पे डील करते, इनको इंसल्ट ना करते, इनको जो है वो मिलने का वक्त देते, आपकी बात काट रहा हूं, तो ये लोग जो है
ये उनको ना छोड़ते। आप बिल्कुल, आपने सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दे दिया कि ये इनका नुक्ता नज़र ठीक था कि नो कॉन्फिडेंस करनी चाहिए। फिर ब्रेक थ्रू भी आपने कहा कि इन्होंने करवाया, इनके साथ वो एलाइज जो दरमियान में मौजब बने वो भी इनके साथ कनेक्टेड, तो इन्होंने इतला दी। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से एक शोशा छेड़ा गया है ये भी गलत है। नहीं, अभी आपने कहा कि हमें पीपल्स पार्टी ने इन्फॉर्म किया। आपने भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने आपको कहा कि ये ब्रेक थ्रू हो चुका हुआ है। पीपल्स नहीं, ये ब्रेक थ्रू का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ना ब्रेक थ्रू हुआ था। चले बहरहाल उन्होंने कहा दराड़ आ गई है, दराड़ आ चुकी है। जरदारी बात ये है कि जरदारी साहब जो है वो इस बात के पहले भी जो है वो दाई थे, और उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है और हमें अदम एतमाद जो है वो लाना चाहिए। मैं इससे आगे जाना चाह रहा हूँ, इससे आगे जाना चाह रहा हूँ कि अब पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके एक वज़ीर की तरफ से ये शोशा छेड़ा गया है, वरना तो ये एक बड़े संजीदा मामला होता है नए आर्मी की अपॉइंटमेंट और लगना। तो उनके एक वज़ीर की तरफ से गालिबन नासिर शाह साहब की तरफ से ये आया है कि जनाब ये तासुर दिया गया है कि वो बड़े इंटरेस्टेड हैं कि मौजूदा जनरल बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। तो आप जिस तरह पीपल्स पार्टी के पीछे पीछे चलते रहें, तो इस मामले में भी आपका नुक्ता नज़र अब पीपल्स पार्टी वाला ही है? नहीं, देखें, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी को क्रेडिट ठीक है, पीपल्स पार्टी का ये शुरू से ये मौक़िफ़ था कि अदम एतमाद की तहरीक मूव की जाए। हमारा ये मौक़िफ़ था कि रिज़ाइन का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, इसमें अगर मैं कहूँ भी या कोई और भी कहे तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे पूछ रहा था। अब देखें, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से मुतल्लक जो है वो सबसे पहले तो जनरल बाजवा साहब खुद फैसला करेंगे ना, अदारा फैसला करेगा। और जहाँ तक मुझे याद है कि DG ISPR ने दो टोक अंदाज में ये बात आज से कोई मेरा ख्याल है कोई 2 महीने पहले ये बात की थी। मैंने ख़ुद इत्तफाक से सुनी है कि ये बात गलत है, इस किस्म की क्या सराइयाँ न की जाएँ। ये फ़ैसला जो है वो आर्मी चीफ ने, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मगर ये पहली एक्सटेंशन से पहले भी ये हमें तासुर दिया गया था कि जनरल बाजवा साहब इंटरेस्टेड नहीं है। अगर उनको किसी ने ऑफ़र की भी तो इनकार कर दें, मगर लोगों के ख्यालात बदल जाते हैं। तो अभी अगर उनका ये नुक्ता नज़र बदल गया तो आपका क्या इस पर राय होगी? नहीं, देखें, DG ISPR जो हैं, जिस तरह की बात उन्होंने इस मरतबा की है, इससे पहले फ़ौज के किसी भी तर्जुमान ने एक्सटेंशन से मुतल्लक इतनी दो टोक राय का इजहार नहीं किया। जहाँ तक आप मेरी बात कर रहे हैं, तो मेरी ज़ाती राय भी ये है और मेरी पार्टी की राय भी ये है और मेरे पार्टी लीडर की भी, कि एक्सटेंशन जो है वो उसको जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी भी जो है वो एक मुनासिब अमल जो है वो ख्याल नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब को फर्दर नवंबर के बाद एक्सटेंशन नहीं दी गई, न दी जाएगी, क्योंकि आपकी पार्टी का आपका मौक़िफ़ ये माजी में भी हमने देखा है। तो अब क्लियर ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब क्योंकि ख़ुद भी कह चुके हैं आपकी पार्टी भी उनको ये एक्सटेंशन देने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। देखिए जी, एक्सटेंशन ना दी जाए, ना दी जाती तो यही मुनासिब था। और ये फ़ैसले जो हैं ये ठीक है, वक्त के साथ वक्त की मजबूरी 100 मामलात होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन असूली तौर पे तो यह बात यही है कि एक्सटेंशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, अभी आपने कहा जरदारी साहब के हवाले से जैसे बताया कि आप लोग जो है रिज़ाइन करना चाहते थे, वो जरदारी साहब हैं वो एक्सटेंशन ने सारी वो चाहते थे नो कॉन्फिडेंस में जाएं, और जरदारी साहब ने आखिर पे आपको कैल कर लिया और आप कैल हो गए, हुकूमत में आ गए। अब अगर मुमकिन है कि जरदारी साहब के बड़े करीबी मिनिस्टर ने कहा है जनाब को उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए, तो कल को जरदारी साहब ने फिर अगर आपको कैल कर लिया जैसे उन्होंने पहले कैल कर लिया, तो आप कैल हो जाएंगे उनसे? नहीं, देखें, अपना कलासरा साहब, ये बातें तो फिर सियासत में होती हैं। अब देखें, उन्होंने हमें कायल इस तरह से किया कि हमारा एक मौक़िफ़ था कि जी अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हो तो अदम एतमाद हो नहीं सकता। तो जब उन्होंने ये बात हमें जो वो बात सामने नज़र आई कि भाई शायद
इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, जो कि बाद में साबित भी हुआ। आप ये 341 मेंबर हैं कौमी असम्बली के, कोई एक मेंबर नहीं कह सकता कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि तुम वोट इधर दो या इधर दो, अदम एतमाद के साथ। नहीं राना साहब, आप जरदारी साहब से कैल हो जाएंगे दोबारा या नहीं होंगे रिकॉर्ड सर? है सर? देखें जी, ये तो उनके आर्गूमेंट की बात है। आप देखें आज तो इस नहीं, सुन लें ना, सुन लें जी जी। हम तो इस बात के ऊपर भी हमारा बड़ा पक्का फैसला था, हमने उसके ऊपर डिस्कशन भी की, हम लंदन भी गए, वहाँ पे भी हमारा मशवरा हुआ। हम तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे, बड़ी सीधी बात है। लेकिन जब फिर एक मीटिंग आखिरी हुई जिसमें फिर डिसीजन लेना था, वहाँ पे सारे इत्तेहादी भी थे, हम भी थे। हमने भी जो है वो अपना आर्गूमेंट पेश किया और हमने कहा कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इत्तेहादियों ने भी इज्तमाही तौर पे पूरा एका किया PMLN के ख़िलाफ़, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स पेश किए। उनके आर्गूमेंट्स में भी वज़न था, हमारे आर्गूमेंट्स में भी वज़न था। हम भी जो कह रहे थे वो कोई गलत नहीं था सियासी तौर पे, लेकिन बहरहाल उनका आर्गूमेंट जो था वो प्रीवेल हुआ। नहीं, अब आपको क्या लगता है कि आप जरदारी सब पे भारी हुए, अब भारी होंगे कि नहीं? और दूसरा, आप क्या लगता है कि फैसला ठीक था हुकूमत लेने का? जितनी मुश्किलात आपको ये तनकीद है, ये आपका क्या ख्याल है? आपकी राय ठीक थी या जरदारी साहब वाली राय ठीक थी कि हुकूमत लेनी चाहिए? आपका था कि नहीं लेनी चाहिए? नहीं, ये सिर्फ जरदारी साहब का फैसला नहीं था। अगर अकेले जरदारी साहब का फैसला होता तो और बाकी इत्तेहादी हमारे साथ होते तो फिर हम बारी होते। नहीं तो अब आपको क्या लगता है कि ठीक फैसला हुआ था सर हुकूमत लेने का? ठीक फैसला था जी? देखें जी, ये इत्तेहादी हुकूमत और इत्तेहाद और हम क्योंकि कमिटेड थे तमाम जमातों से कि जो भी फैसले होंगे अदम एतमाद के बाद वो कंसेंसस से होंगे, अक्सरियत राय से होंगे। राना साहब, जब लास्ट पे आपने 8 में से 7 जमातें जो हैं उन्होंने एक फैसला किया, तो ये फिर हमारी कमिटमेंट थी, हम उस फैसले के साथ जो है वो खड़े हुए। बाकी जो है वो हमारी एक अपनी सियासी सोच थी और वो हमारी सोच है। अब भी अगर कल को कोई मामला आता है और उसमें जो है वो अक्सरियत जो है वो इत्तेहाद की वो कोई फैसला करती है, तो भले वो फैसला हमारी नज़र में अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन ये हमारी कमिटमेंट है कि हम उस फैसले के साथ मतलब गुंजाइश निकाल रहे हैं आर्मी चीफ की, ये एक्सटेंशन की गुंजाइश आपने निकाल ही ली है राना साहब आखिर पे कि जरदारी साहब और दीगर अलाइज अगर तैयार हो गए। नहीं, ये गुंजाइश से पहले बहुत बड़ा अगर है, उस अगर के बाद ही गुंजाइश निकलेगी ना, अगर निकली तो। बड़ी मेहरबानी, बहुत कुछ आपसे जी आज पूछना था, अभी बहुत कुछ रह गया है, नैब रह गया है, केसेस रह गए, मुकदमे रह गए। आपको अगले हफ्ते फिर दोबारा राना साहब तकरीर देंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी रह गए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह।